19 साल के हरियाणा के एक छात्र आर्यन मिश्रा को कथित गौरक्षकों ने गोली से मार दिया। ये एक लाइन की खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे कि अभी तक इस तरह के केसेस में मरने वाला कोई उर्दू नाम का हुआ करता था, जैसे कि साबिर, अखलाक, नासिर, जुनैद वगैरह वगैरह। लेकिन इस केस में आर्यन मिश्रा का नाम कैसे शामिल हो गया? दरअसल यही हम भी सोच रहे हैं कि उर्दू नाम से हिंदी नाम तक का ये आतंक कैसे पहुंच गया। मामला 24 अगस्त की रात का है, जब हरियाणा के फरीदाबाद में एक लाल रंग की डस्टर गाड़ी में रात के 3 बजे के आसपास एक हिंदू फैमिली सफ़र कर रही थी। तभी उनके पीछे कुछ लोग इसलिए पड़ गए कि शायद इस लाल रंग की डस्टर कार में गाय की तस्करी करने वाले लोग बैठे हों। लाल रंग की डस्टर आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार में 5 लोग सवार होकर उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तभी इस डस्टर कार को ये पांचों लोग ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और उसको रोकने के लिए कहते हैं। लेकिन रात का मामला था, इसलिए ऐसा लगता है कि डस्टर कार के ड्राइवर ने कार न रोकने का फैसला किया होगा। और जब रोकने की कोशिश की गई तो डस्टर के ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया और कार की रफ्तार बढ़ गई। इतना देखकर पीछा कर रहे स्विफ्ट में बैठे पांचों लोगों ने यह समझ लिया कि हो ना हो ये गाय की तस्करी करने वाले लोग ही हैं। बस फिर क्या था, उन्हें तो मानो एक मौका मिल गया हो खूनी खेल खेलने का। उसके बाद स्विफ्ट कार के लोगों ने ओवरटेक करके डस्टर कार में बैठे 19 साल के आर्यन मिश्रा को 2 गोलियां मार दी। मीडिया में छपी खबरों की माने तो ये पूरा केस गौ तस्करी के शक में अंजाम दिया गया। जबकि आर्यन के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें कहा गया है कि 2 परिवारों की दुश्मनी में उनका बेटा मारा गया है। आर्यन के पिता ने गौ तस्करी की बात एफआईआर में दर्ज नहीं कराई है, लेकिन मीडिया में दिए गए बयान में गौ तस्करी की आशंका को भी उन्होंने खारिज नहीं किया है। दरअसल घटना के बाद घटना को अंजाम देने वाले एक व्यक्ति अनिल ने आर्यन के पिता को बताया कि मुझसे गलती हो गई, हमने गौ तस्कर समझकर पीछा किया था, इसलिए एक गोली लग गई। इस पर आर्यन के पिता एक सवाल करते हैं कि एक गोली तो ठीक है, गलती से लग गई, हम मानते हैं, तो फिर दूसरी गोली क्यों मारी गई? उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि जब उन्होंने पीछा किया और गौ तस्कर समझकर गोली एक के बाद एक वो चलाते चले गए, तब पता चला कि ये तो बड़ी गलती हो गई, ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो हिंदू हैं। इस पर उन्हें अफसोस हुआ होगा कि हमने मुसलमानों से नफरत करते करते अपने ही धर्म के लड़के को मार दिया। अब क्या था, उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। उनकी गिरफ्तारी होनी तय थी और उन पर शायद कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सोचो कि कथित गौरक्षकों ने एक हिंदू लड़के को गोली मार दी और किसी का यहाँ पर खून नहीं खोला, किसी को गुस्सा तक नहीं आया। सोचिए, घटना को 10 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई ब्राह्मण इन पांचों आरोपियों के खिलाफ आक्रोशित हुआ हो, किसी ने पुलिस से मांग की हो कि उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जानते हैं ऐसा क्यों है? उसका कारण सिर्फ इतना है कि अगर कोई विरोध करने उतर पड़ा तो एक तो यही डर है कि कहीं प्रशासन उसके ही खिलाफ अभियान न खोल दे और उसका घर बुलडोज़र से गिरा न दे। हालांकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है बुलडोज़र के खिलाफ और कहा है कि किसी भी अपराधी या आरोपी, किसी का भी आप आरोप के बेस पर घर नहीं गिरा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही है। लेकिन फिर भी सरकार कुछ भी कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो मामला खुद उन्हीं के खिलाफ उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि बीते सालों में जिस माहौल को बनाने में सहयोग दिया गया है, यानी नफरत को पनपाने में सहयोग दिया गया है, गाय के नाम पर आतंक मचाने में जिस तरह का खुशी मचाई गई है, उसके लिए अब बोलेंगे तो अपने ही लोगों के खिलाफ बोलना पड़ जाएगा और ये हो नहीं सकता है। इसलिए आर्यन मिश्रा के हत्या के बाद बहुसंख्यक समाज बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार हो गया है कि आखिर उस पर रिएक्शन कैसे दिया जाए। और हत्या के आरोपियों यानी अनिल कौशिक, वरुण, किशन, सौरभ और आदेश पर बोलें तो क्या बोलें। लेकिन वहीं पर अगर मरने वाला कोई अब्दुल होता और मारने वाले यही पांचों लोग होते तो समाज के कुछ नफरती लोगों की मुस्कान छुपाए नहीं छुपती। वो एक दूसरे के कान में फुसुर फुसुर बता रहे होते कि देखो फरीदाबाद में एक पंचर वाला होरों के पास चला गया, अच्छा हुआ इन कटुओं को सबक सिखाया जा रहा है, मज़ा आ रहा है, हमारे लड़के अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, यही है इस समाज की मौजूदा हालत। दरअसल इसी तरह का समाज हमारा बीते 10 सालों में बन चुका है और आगे भी और जहरीला होता चला जा रहा है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि तीर कमान से शायद निकल चुका है। अब इस पर आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपराधी समाज बनते बनते सालों लग जाते हैं और सुधारने में भी इन्हें कई साल लग जाते हैं। और सुधरने का तो अभी दूर दूर तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब नफरत के खाद पानी के साथ ही फिलहाल राजनीति की जा रही है। तो भला कैसे रोक लगाई जा सकती है इन तमाम चीज़ों पर? अब तो प्रधानमंत्री भी गौरक्षकों पर गुस्सा नहीं करते हैं। कभी ये कहा करते थे कि मुझे कथित गौरक्षकों पर गुस्सा आता है। आपने उनका बयान सुना होगा। ये रात में अपराधी होते हैं और दिन में गौरक्षक बन जाते हैं। अगर इनकी जांच की जाए तो इनमें से 80% ऐसे निकलेंगे कि वो गौरक्षा के नाम पर दुकानें खोल कर बैठे हैं। ये प्रधानमंत्री ने बीते सालों में कहा था, मैं उनकी बात कोट कर रहा हूँ।
हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री को कथित गौरक्षकों पर गुस्सा आना बंद हो गया, क्योंकि इस बयान के बाद प्रधानमंत्री का विरोध किया गया था। तो भला सोचो प्रधानमंत्री को अब क्यों गुस्सा आएगा? आखिर वो भी तो एक राजनेता हैं, और इतिहास रहा है कि राजनेता हमेशा बहुत सोच समझ कर गुस्सा करते हैं। उन्हें अगर ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा तो उनका राजनीतिक खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए अब कथित गौरक्षकों पर उन्हें गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, ये मैं प्रधानमंत्री को मशवरा दे रहा हूँ। ये और सी बात है कि खुद प्रधानमंत्री मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए खुलेआम कह देते हैं कि उन्हें कपड़ों से पहचाना जा सकता है। उनके कई सारे मंत्री बहुत नफरती बयानबाजी करते हैं, लेकिन गौरक्षकों के नाम पर अब वो खुद को उलझन में नहीं डाल सकते हैं। वैसे हमने इस पूरी स्टोरी में मीडिया और आर्यन के पिता के बयान के आधार पर इस केस को गौरक्षा दल के एंगल से देखने की कोशिश की और बताया है, जबकि अब तक पुलिस ने इस केस में किसी भी गौरक्षा दल या गौरक्षा से जुड़े हुए मामले की बात नहीं कही है। लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार भी नहीं किया है। दिलचस्प बात तो ये भी है। हालांकि पुलिस के पास सारे संसाधन होते हैं। आप सोचिए कि 24 तारीख की घटना है और करीब करीब 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। वो पता कर सकती है कि इस पूरे मामला क्या है, कि वो लोग किस दल से जुड़े हैं, उनका इतिहास क्या है, उनके खिलाफ किसी तरह के मामला तो नहीं है। यानी वो तमाम बातें वो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं पुलिस के लोग। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव का माहौल चल रहा है, और इस हालत में पुलिस के ऊपर भी दबाव होता होगा, जाहिर सी बात है। और कोई ऐसी गलती पुलिस को नहीं करनी है कि जो सत्ता दल यानी बीजेपी के खिलाफ चला जाए। मामला चूँकि एक हिंदू से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस भी फूँक-फूँक का कदम रख रही है। वहीं अगर सोचिए कि अगर हिंदू-मुस्लिम का ये केस होता, तो इस मामले में बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू होता, और पुलिस भी फर्राटेदार भाषा में सब खटाखट उलट-पुलट कर रख देती। दोस्तों, यही होता है वोट बैंक के पॉलिटिक्स का हाल। इस केस में चारों तरफ सन्नाटा है, और अफ़सोस की बात यह है कि कथित गौरक्षकों ने एक 19 साल के लड़के को, जो कि 12वीं का स्टूडेंट था, उसको मार दिया। कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़ख्मे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये लाइनें राहत इंदौरी की आज तक याद आती हैं, बहुत याद आती हैं, और हमेशा याद आती रहेंगी। दोस्तों, इस तरह की बातें और इस तरह की स्टोरीज़ हम आपको बनाकर देते रहते हैं। ये वीडियो अगर आप हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल न्यूज़ बल्कि इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग भी आपको बनाकर देते रहते हैं। फॉलो कर लीजिए, आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको फ़ायदा होगा।